नमस्कार, मैं हूं नीलू और हम आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा पर एक अहम बैठक हो रही है। देश भर में पुलिस महानिदेशकों के साथ गृह मंत्री की यह बैठक हो रही है। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक मैराथन बैठक। जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो गृह मंत्री के साथ ये बैठक होने वाली है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा पर यह अहम बैठक मानी जा रही है। बताया जा रहा है देश भर के पुलिस महानिदेशक के साथ गृह मंत्री की एक काफी महत्वपूर्ण बैठक है। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक मैराथन बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इसमें शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि ये आज करीब 2 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगी। तो सुरक्षा पर अहम बैठक है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त हैं, इसको लेकर खास तौर पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इसमें शामिल होंगे। बाकी जगहों के भी डीजीपी इसमें शामिल होने वाले हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र बांगू, नेशनल एडिटर, जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये जो गृह मंत्री के साथ जो बैठक हो रही है, कहा यह जा रहा है कि मैराथन बैठक है और इस पर हर एक राज्य के डीजीपी शामिल हो रहे हैं। मुख्य एजेंडा इस बैठक का क्या रहेगा? देखिए, बायनोल बैठक है जिसमें देश भर के डीजीपी और आईजी जो एक और ऐसी बड़ी बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़ते हैं। लेकिन आज की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें देश भर के डीजीपी और आईजीज और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं और वहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे से मैराथन बैठक शुरू होने वाली है और करीब करीब ये 8 घंटे तक बैठक चलेगी। और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो हाल के जो हालात बने हैं वहां पर जो खासतौर से जो सिविलियन किलिंग्स हुई हैं उसके बाद उस पर भी फोकस रहेगा। इस बैठक के दौरान माना जा रहा है कि डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और हालांकि ये मीटिंग हाइब्रिड मोड में हो रही है, यानी कि कुछ अधिकारी इसमें पर्सनली दिल्ली पहुंचकर शामिल होंगे और वहीं कुछ अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे। तो देश के सुरक्षा हालात पर इसमें चर्चा होने वाली है और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 15 दिनों में जो सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, उन पर खास इस बैठक के दौरान फोकस रह सकता है। हालांकि देश के अन्य इलाकों में जिस तरह के सुरक्षा हालात है उन तमाम मुद्दों पर आज की इस बैठक में चर्चा होने वाली है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और 25 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। यहां पर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत करने वाले हैं। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वाराणसी से पूरे देश में लॉन्च होगी ये योजना। बताया जा रहा है कि 64,180 करोड़ की ये योजना है। जनसभा को यहां पर संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो 25 अक्टूबर को वाराणसी का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का और इस दौरान आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत यहां से होगी और देश भर में इस योजना का लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि 64,180 करोड़ की ये योजना है। जनसभा भी यहां पर एक प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लगातार जारी है। बीजेपी ने एसपी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से नरेंद्र सिंह वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए इस वक्त चुनाव चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस चुनाव में जो जीतेगा वो उपाध्यक्ष बनेगा। हालांकि दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने एसपी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को मैदान में उतारा है उम्मीदवार के तौर पर। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से नरेंद्र सिंह वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, कितना वक्त लगेगा और इस प्रोसेस में यानी वोटिंग प्रोसेस में? और देखिए नीलू, जिस तरीके से विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि जैसी सदन की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी की तरफ से यह कहा गया कि बीजेपी संसदीय परंपराओं को तोड़ रही है, निर्विरोध चुना जाना चाहिए था। विधानसभा अध्यक्ष को सभी दलों को बुलाना चाहिए था, बातचीत के जरिए निर्विरोध चुनाव होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी की ओर से यह कहा गया कि अब एक बार जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो चुनाव स्थगित नहीं हो सकते हैं। हालांकि इस बीच बसपा की ओर से जो गुड्डू जमाली है, नेता विरोधी दल बसपा, उनकी ओर से यह कहा गया कि विधानसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले इस तरीके का चुनाव करवाना सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा है। इसलिए बसपा की ओर से इस पूरे के पूरे वोटिंग प्रोसेस का बहिष्कार कर दिया गया है। कांग्रेस पहले ही बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं, यानी कि कांग्रेस और बसपा इस पूरी की पूरी वोटिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष जहां बैठे हुए हैं उनके ठीक बगल में ही वोटिंग के लिए जो बूथ बनाया गया है वहां पे जाके सभी विधायक वोटिंग कर रहे हैं। 3 बजे तक का समय दिया गया है वोटिंग प्रक्रिया के लिए।
हालांकि इस बीच ये कहा गया कि जो विधानसभा क्रमवार है, सीटों की संख्या है, उस आधार पर विधायक जाकर के वोट डालेंगे, गुप्त मतदान होगा। लेकिन कुशीनगर में चूंकि पीएम मोदी का कार्यक्रम है परसों, लिहाजा वहां के जो मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उनको प्रिविलेज दी गई और ये कहा गया कि जो कुशीनगर के क्षेत्र के मंत्री हैं या विधायक हैं वो आके पहले मतदान कर सकते हैं। तो सूर्य प्रताप शाही साथ ही कुशीनगर के तमाम विधायकों ने पहले अपना वोट डाला, उसके बाद वो निकल गए। लेकिन अभी भी वोटिंग जारी है, 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी। मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद वोटिंग की जो काउंटिंग होगी, काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद करीब 5 बजे ये माना जा रहा है कि विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए जो चुनाव हुआ है उसके परिणाम आ जाएंगे। यानी कि इस चुनाव के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के लिए कम से कम एक मुश्किल खड़ी की है नरेंद्र वर्मा को उतार करके, तो क्रॉस वोटिंग की भी गुंजाइश है। हालांकि जो मतदान है वो गुप्त रखा गया है, सबको अलग से मौका दिया जा रहा है कि वो जाकर रखा गया है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की भी संभावना है। अब देखना होगा जब ये पूरा प्रोसेस बीतता है तो फिर किस पार्टी की जीत होती है, क्योंकि 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, बीजेपी और एसपी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किसानों का रेल रोको आंदोलन, देश भर के कई हिस्सों में इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आंदोलन को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में इस वक्त सुरक्षा कड़ी की गई है। 44 कंपनी पीएससी की तैनात की गई है, 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। तो किसानों ने जैसे पहले ही ऐलान किया था कि वो रेल रोकेगी, उसको लेकर जगह जगह किसानों का प्रदर्शन हो रहा है और इसको लेकर अब प्रशासन भी तैयार है। और अब आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर किसानों का इस वक्त रेल रोको अभियान चल रहा है। इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और इसको लेकर पहले से ही प्रशासन तैयार था। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जिस तरह से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि इन इलाकों में ज्यादा किसानों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं और रेल रोकने का आज उनका कार्यक्रम है। हालांकि प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे से भारत सरकार ने अभी कोई बातचीत नहीं करी है। अगर ये आंदोलन अगर आपका फेल तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर नहीं डिमांड पूरी होती तो आगे क्या प्लानिंग रही है? आगे की और प्लान फिर बढ़ा देंगे। जब तक अजय टैनी गिरफ्तार नहीं होता ये आंदोलन जारी रहेंगे। इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे, मीटिंगें होती रहेंगी। जो किसानों के मुद्दे हैं उन मुद्दे पे अजय टैनी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी भी। आंदोलन तो पूरे 1 साल से चल रहा है और अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है तो मेरे विचार से इस तरह से तो हर बात के ऊपर इस्तीफा ठीक नहीं है। जो भी है जांच चल रही है, जिसका भी दोष होगा दोनों तरफ से उसमें उचित कानूनी कार्रवाई होगी। इस्तीफे का सवाल तो मेरे विचार से पैदा इसमें नहीं होता। और रामनगरी में न्यूज 18 का खास कार्यक्रम एजेंडा अयोध्या का मंच सजा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर खुलकर बातचीत की। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया तो 2022 में होने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनाने का दावा भी किया। इस मौके पर अखिलेश यादव के 400 सीट जीतने पर तंज भी केशव प्रसाद मौर्य ने कसा। 14 में क्या दावा किया था, 17 में क्या दावा किया था और 19 में क्या दावा किया था। तो 22 में वो 400 नहीं, वो अभी कहने को 800 कह सकते हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से हम नहीं रोक सकते। लेकिन जनता उनको लगातार 3 बार परास्त कर चुकी है, चौथी। और समाजवादी पार्टी तो सारे विरोधियों को एक साथ ले ले तब भी अभी 25 साल तक सत्ता के इर्द गिर्द दिखाई नहीं देगी। वो 2017 का चुनाव जो परिणाम था उसको अगर 22 में दोहराएंगे तो यह उनके लिए बड़ी बात होगी। और गंगोत्री में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम की नेलांग घाटी में बर्फ गिरने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि नेलांग घाटी चाइना बॉर्डर से सटा हुआ है और यहां पर भी बर्फबारी हुई है। सुबह हमने देखा कि पिथौरागढ़ में भी भारी बर्फबारी हुई है और अब गंगोत्री से खबर आ रही है कि यहां मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड भी बढ़ गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल से श्री गंगोत्री धाम में काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगोत्री धाम में बिल्कुल बर्फबारी शुरू हो चुकी है।
और कानपुर से खबर है, यहां पर अवैध धर्मांतरण मामले में आईएएस इफ्तिकारुद्दीन पर आरोप सही पाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है। एसआईटी की जांच में रिपोर्ट तैयार किया गया है। सरकारी आवास में बने वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई थी एसआईटी लगातार, और इसमें आपत्तिजनक वीडियो ये पाया गया है। सरकारी सेवा नियमावली के खिलाफ काम लिखा गया है, साहित्य और भड़काऊ बातें इसमें लिखी गई है। तो ये तमाम बातें अब एसआईटी की जांच में निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि आईएएस इफ्तिकारुद्दीन पर जो आरोप थे वो सही थे। एसआईटी की जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। सरकारी आवास में बने वायरल वीडियो की जांच की गई, जिसमें कहा गया आपत्तिजनक पाया गया ये वीडियो। सरकारी सेवा नियमावली के खिलाफ ये काम किया गया है। और आगरा में दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात हुई। थाना शाहगंज इलाके की वारदात बताई जा रही है। चेन स्नेचिंग की ये वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दो महिलाएं सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत कर रही थी। इसी बीच बाइक पर सवार बदमाश आए और उन्होंने एक महिला से चेन छीनी और फरार हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं। अचानक एक बाइक सवार वहां पहुंचता है, महिला के गले पर हाथ मारता है, चेन छीनकर फरार हो जाता है। और प्रयागराज में शातिर चोर ने घर के बाहर खड़ी बाइक गायब कर दी। बाइक चोरी की वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खुलदाबाद थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर लूकरगंज पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर कारपेंटर एक घर में काम करने आया था। उसने घर के बाहर बाइक खड़ी की। इसी दौरान एक शातिर चोर आया और कुछ देर तक वो मोबाइल पर बातचीत करता रहा। फिर बाइक पर बैठा और वहां से मास्टर की बाइक का लॉक खोलकर आराम से बाइक लेकर फरार हो गया। पीड़ित कारपेंटर ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई और बाइक की बरामदगी की मांग की है। और पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र के दबंगों में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक सड़क किनारे भरे पानी में मछलियां पकड़ रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे घेर लिया, आधा हिस्सा मांगने लगे। युवक ने मना करने पर दबंगों ने उसके ऊपर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। शोर शराबा हुआ तो कुछ लोग वहां पर पहुंचे। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद घायल शख्स अपने परिजनों के साथ घंटों कोतवाली में भटकता रहा, लेकिन पुलिस ने दूसरे थाने का बताकर कार्रवाई करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया। और एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने सॉल्वर के जरिए नकल कराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 के पेपर आउट करवाकर सॉल्वर के जरिए नकल कराने का आरोप है। एसटीएफ ने डॉक्टर KN काजू इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक को गिरफ्तार किया है, जबकि नकल कराने में शामिल कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल का बेटा सॉल्वर और अभ्यर्थी प्रिंसिपल की बेटी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन ये मोबाइल बरामद हो गया है जिससे इन्होंने व्हाट्सएप किया है। सारे स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो सहायक अध्यापक हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए। वायरल लालगंज CHC का मामला।